Good morning, students. Welcome to VVD classes. You all know about that. This is a new series for course of class 11th मैथमेटिक्स और ये हमारा सेट्स का पार्ट 2 है। तो इसमें जो अब हम पढ़ने वाले हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमको आज क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की चैप्टर्स फर्स्ट है सेट्स, एक्सरसाइज 1.2। तो इसके लिए आपको पहले का आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1। तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि सेट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमने पढ़ा था। आज हम पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, और सेट्स को लिखने के अलग अलग तरीके की फॉर्म हमने पढ़ी थी, जैसे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के लिए, जिसमें कि हमारा पहला की पॉइंट आप देख भी पा रहे हैं। पहला की पॉइंट है हमारा एम्प्टी सेट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक गर्ल्स स्कूल में जाइए और आप वहाँ जाके ये मुझे डेटा कलेक्ट करके दीजिए कि पिछली साल 9th क्लास में कितने बॉयज़ पास हुए, क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, यानी कि एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट बोल सकते हैं और एम्प्टी सेट को ही हम वॉइड सेट बोल सकते हैं। तो एम्प्टी सेट की यहाँ डेफिनेशन लिखी है। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। तो ये जो फाई सिंबल है इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। एंड इन रोस्टर फॉर्म इट इज डिनोटेड बाय ब्रेसेस। अब यहाँ पर एक बात आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्या होते हैं, अगर जो आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है या ये एम्प्टी सेट है, तो आप कहेंगे फर्स्ट वाला एम्प्टी सेट है, सेकंड वाला एम्प्टी सेट है, लेकिन ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। तो एम्प्टी सेट का सिंबल केवल फाई है और रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो कभी भी आपसे अगर पूछता है ब्रेसिस के अंदर फाई लिख देता है, वो पूछता है एम्प्टी सेट है, बिल्कुल नहीं, ये एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है? ओनली फाई। या फिर उसको ब्रेसिस में लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है। लिखा है कि एक सेट ए है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, इसको ऐसे पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। और आगे इसमें लिखा है, आप देखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5, यही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2? तो आप कहेंगे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट, यानी कि फाई। तो ये जो आपका पहला सेट है ए, वो फाई है। अब हम बात करेंगे सेकंड सेट की। तो यहां आप देख रहे होंगे, यहां लिखा है x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आप जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको प्राइम नंबर में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले मैं आज आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, उनको ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा
दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसे नंबर जो केवल वन से कट जाए और केवल खुद से कटता हो, वो ही आपके पास प्राइम नंबर होगा। यही तो डेफिनेशन है। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन को ना तो हम प्राइम गिनते और ना ही कॉम्पोजिट गिनते। तो यहाँ पर इसने बोला है, तो प्राइम नंबर आप समझ गए, जैसे कि क्या वन प्राइम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बता रहा हूँ, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। टू प्राइम है, केवल वन से और टू से कटता है। थ्री प्राइम है, फाइव प्राइम है, सेवन प्राइम है। तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो प्राइम है। 13, 17, 23, तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात और, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर इन मैथमेटिक्स। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर इन मैथमेटिक्स। तो इसने कहा 2 से बड़ा कोई इवन नंबर है जो प्राइम हो सकता है, तो आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो इसलिए ये सेट क्या हुआ आपके पास? एम्प्टी सेट हुआ। इसलिए इस सेट को भी हम क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में आपको? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यानी कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता इवन नंबर। ठीक है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप ये सेशन पढ़ते हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए और जो जो मैं बोलता हूँ आप उसको लिख लिया कीजिए, क्योंकि जैसे मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन बोली, ये पिछली चीज़ों को कनेक्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो जो चीज़ आएगी मैं उसको डिफाइन करता चलूँगा। जैसे मैंने आपको अभी नेचुरल नंबर भी बताए थे, अब मैंने आपको प्राइम नंबर्स भी बताए हैं। ठीक, अब हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से। पहली बात तो ना मैं आपकी पिछली चीज़ें भी रिवाइज कराता चलूँगा साथ साथ, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। तो मैं एक सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, x belongs to R such that x square is equals to -2, x square is equals to -2, x square is equals to -2। क्या आप मुझको ये बता सकते हैं कि यहाँ R का मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ इस R का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इस R का मतलब है रियल नंबर्स। क्या है इस R का मतलब? रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपने रियल नंबर्स, पहली बात तो आपने 10th तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर थे। ठीक है, रियल नंबर के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो कि आप अभी 11th क्लास में आपकी में बुक में चैप्टर है, आप उसको पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ मैं आपको इतना समझा देता हूँ जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो रियल नंबर आप सब लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपने जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, ये जो मैंने फॉर्म लिखे, पहली बात तो पिछले से कनेक्ट करता हूँ। ये फॉर्म क्या है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड। अब पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है या नहीं। तो इसने कहा आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो अभी तक आपने ऐसे नंबर पढ़े ही नहीं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव है? नहीं, बिल्कुल ठीक। तो ये सेट क्या हुआ आपका? 5। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। आप किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए रियल नंबर जानना जरूरी है, तो मैं रियल नंबर समझाता हूँ। एक रियल नंबर की डेफिनेशन जो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो रियल नंबर की डेफिनेशन एक होनी चाहिए कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर की डेफिनेशन है वो ये होती है कि हम ऐसा कोई भी नंबर दें जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आए, तो उसको हम हमेशा रियल नंबर बोलते हैं। तो हम फिर से वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है? हमारा एग्जाम्पल ये कहता है कि x बिलोंग्स टू R और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। तो कहने का मतलब हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। तो इसलिए ये सेट क्या हुआ हमारा? ये सेट हुआ एम्प्टी सेट। इसलिए हमारा ये सेट कैसा हुआ? एम्प्टी सेट। ठीक, इतना समझ में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, तो हमने एम्प्टी सेट ये पढ़ा कि ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं?
एम्प्टी सेट। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट की, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉन वाइड सेट। तो इसकी डेफिनेशन है सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कम से कम किसी भी सेट में एक एलिमेंट भी है अगर, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो हमने एम्प्टी सेट का मतलब क्या था, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, और नॉन एम्प्टी और नॉन वाइड सेट का मतलब क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो एक सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और कोई सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट है, यानी कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी या नॉन वाइड सेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंगलटन सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सिंगलटन सेट, अब ये सिंगलटन सेट क्या है, तो सिंगल नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल मतलब अकेला, अलोन, यानी कि जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। तो आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है कि 5, यानी कि इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोला जाएगा उसको, सिंगलटन सेट। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सिंगलटन सेट के लिए कौन सा एग्जांपल सही रहेगा, तो एक हम लेते हैं एग्जांपल, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब पहली बात तो मैंने आपको बता रहा हूँ, पिछला रिवाइज कराते हैं एक बार। ये सेट की कौन सी फॉर्म है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, वेरी गुड, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। मैंने बताया जिसके अंदर इस तरीके से लिखा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, 9 हो जाए, सिर्फ नेचुरल नंबर। और मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बताओ मुझे आप, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 9 है, तो केवल और केवल एक ऐसा नेचुरल नंबर 3 है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट आया। तो इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन। हाँ, तो इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आया आपका, तो इसलिए इस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सिंगलटन सेट क्या होता है, आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए हम उस सेट को क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट। है समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा आपके सामने कि एम्प्टी सेट पढ़ लिया, नॉन एम्प्टी सेट पढ़ लिया, सिंगलटन सेट पढ़ लिया। दोबारा रिवाइज कराता हूँ। एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, सिंगलटन सेट जिसके अंदर केवल एक और एक एलिमेंट हो, यानी कि अगर जो कोई सिंगलटन सेट है तो वो नॉन एम्प्टी सेट भी होगा। वेरी गुड। तो अब बात करते हैं हम फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप किसी चीज़ को वर्ड से ध्यान रख पाते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा वो। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है फाइनाइट और यहाँ लिखा है इनफाइनाइट। तो आपने नाम से ही पता है आपको कि जो फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट, आपको नाम से बोला, फाइनाइट मतलब सीमित, यानी कि लिमिट है किसी की, और इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जा रहा है, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब आपको नाम से पता लग गया तो आप समझ गए होंगे। आ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। बिल्कुल ठीक, ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर डेफिनेशन है। इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर पाएँ। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट कर पाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट ना कर पाए, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट हो, इसलिए उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर ये किसने वर्ड लिखा, एम्प्टी, तो याद रखना एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट में गिनते हैं। तो याद रखना डेफिनेशन में ये, अब जैसे जैसे आप ना 12th में जाएंगे, फिर आप और हायर क्लासेस में जाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ चीज़ें इन जनरल पूछी जाती हैं। तो इसलिए आप इनको अभी से समझते चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि सिंगलटन सेट है। अब सिंगलटन सेट से पहले आपने एम्प्टी सेट पढ़ा था, क्या सिंगलटन सेट एम्प्टी सेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सिंगलटन सेट नॉन एम्प्टी सेट है? हाँ बिल्कुल है। क्या सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है। क्या सिंगलटन सेट इनफाइनाइट है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ, चीज़ों को कनेक्ट करने का तरीका है। तो आप अगर चीज़ों को ऐसे खुद से कनेक्ट करते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और याद रखना, ये आपके 12th में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अभी आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे 11th में, फिर 12th में पढ़ेंगे, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए, और जिस तरीके से मैंने अप्रोच बताई ऐसे ही आप हर चीज़ को कनेक्ट करते चलेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक इज़ फाइनाइट सेट। डेज ऑफ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 गिन सकते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये जो हमने सेट बनाया है, ये हमने किसका सेट बनाया है? सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो हम गिन सकते हैं ना कि 7 डेज होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ अगला एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज़ अ फाइनाइट सेट। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो मैं इसको लिखना चाहूँगा तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ तक लिखूँगा मैं इसको? 98 तक लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ, क्योंकि उसने कहा इवन नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 100, तो यही होते हैं, तो इनको भी मैं काउंट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इसने बोला सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन इज इनफाइनाइट, इसको समझाता हूँ मैं। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन की एक जो लाइन है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। ये तो पढ़ा है आपने कि किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए ही बोला इसने सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन इज अ इनफाइनाइट सेट। इसलिए जो सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि किसी लाइन के ऊपर पॉइंट का अगर सेट्स मानेंगे तो हम पॉइंट को काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपसे एक एग्जांपल और लेता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है हमें उसको, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसको ध्यान से समझ पाएंगे, देखो जो भी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये एग्जांपल मैथमेटिकल है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है ये x such that x is greater than 0 and less than 1, comma x belongs to R। क्या आप मुझको बता सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर और सेट बिल्डर। वेरी गुड, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर जो आपको ये पता लग गया है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं इसका मतलब आपका क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। और यहाँ इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, r का मतलब है रियल नंबर्स। इस r का मतलब क्या है? रियल नंबर्स। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो रियल नंबर्स है ना, मैंने आपको बताया था अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने रियल नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो आप मुझे अब ये बताइए कि रियल नंबर्स 0 से 1 के बीच में कितने हो सकते हैं? तो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच मैंने बताया पॉइंट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो भी सब रियल नंबर है। तो इसलिए ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। क्या सेट है ये? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट। वेरी गुड, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बोलेगा 0.1, कोई 0.1001, कोई 0.2, 0.3, 0.4009, इसलिए हम बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं 0 और 1 के बीच में। तो देयर आर मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, सो इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है। अब हम आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपके? तो हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, नॉन एम्प्टी सेट पढ़ा, सिंगलटन सेट पढ़ा, उसके बाद हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़े, और इसलिए मैंने आपको इन दोनों के एग्जाम्पल भी दे दिए। अब जो एनसीईआरटी के हम आगे जब लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करा दूंगा मैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है,
कार्डियल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ये इंपॉर्टेंट है, लिख भी देता हूँ मैं इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्योंकि अब सेट के ऑर्डर की बात आएगी तो ये आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। रिलेशन फंक्शन अभी पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और अगला जो एक्सरसाइज है सबसेट वाली, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। पहली बात तो आप एक बात याद रखना, मैंने इसलिए पूरा लिखा है इसको, खाली मैं कार्डिनल नंबर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा, मैंने आपको बताया, आपको यहीं समझ में आ जाएगा कि मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्यों लिखा। क्योंकि मैंने बोला कार्डिनल नंबर, तो नंबर मैंने बताया केवल हम फाइनाइट सेट के ही एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमेशा कार्डिनल नंबर या ऑर्डर जो निकलता है वो केवल और केवल फाइनाइट सेट का निकलता है। कभी भी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो देखो डेफिनेशन भी समझते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो कभी भी आप देखो, यहाँ पे एक सेट दे रखा है, अभी मैंने बताया कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। तो सेट के अंदर देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ए से रिप्रेजेंट है ना सेट, कैपिटल लेटर से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। आया समझ में? बिल्कुल इजी, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ मैं आपको। वही सेट ऑफ वोवेल्स, बताओ क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। अब आप मुझे बता सकते हो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसको अगर मैं वी से डिनोट करता हूँ तो इसका कार्डिनल नंबर होगा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 वोवेल होते हैं, तो ये इसका कार्डिनल नंबर है। तो आप ऐसे किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर बता सकते हैं, और कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का निकलता है, कभी भी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं निकलेगा। इतना समझ में आता है आपको? आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और, आप ना हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे डिटेल में। और वैसे भी मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो उसको और ज़्यादा एग्जाम्पल देके मैं समझा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बात करते हैं नोट की। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नोट है, आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी नोट लिए थे 2, इसमें भी नोट ले रहा हूँ, क्योंकि ये ही नोट जो होते हैं या ये जो चीज़ें होते हैं, फैक्ट जो होते हैं, वो आपको आपकी अप्रोच को एक अलग डायरेक्शन देते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आती है। ठीक है, और अगर जो आप किसी मैथ के क्वेश्चन को अलग तरीक़ों से सॉल्व कर पा रहे हैं तो यानी कि आप मैथ्स अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब कोई एक ही अप्रोच से सॉल्व करता है तो यानी इसका मतलब या तो वो रट रहा है या फिर क्वेश्चनों को एक ही तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर जो ये सेशन चलाने का मतलब यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक अलग ढंग से पढ़ें, एक अलग अप्रोच से पढ़ें, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, और याद रखना मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो नोट पढ़ते हैं पहले। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि कोई भी इनफाइनाइट सेट, सारे के सारे इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ को लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सारे को नहीं लिख सकते। ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर हम एलिमेंट काउंट ना कर पाएँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर, वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। कभी आपने देखा हो 2 4 6 8, कहीं तक भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके लिख देते हैं ना। तो ये मैंने आपको बताया ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है ये, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपसे, जो नेक्स्ट बात करेंगे वो इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। बिल्कुल ध्यान से समझना। इसने बोला कि देखो ये वाला इनफाइनाइट सेट था, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 2 4 6 8 को, लेकिन कभी कभी क्या होता है सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म। और मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म एक जनरल फॉर्म होती है, हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, आप उसको अच्छे से सीखें। अधिकतर आपको वही लिखी हुई मिलेगी, अधिकतर हर जगह मोस्टली।
अब बात करते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है, पैटर्न नहीं होता, क्योंकि अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी कि सेट के अंदर केवल वही एलिमेंट आते हैं जो वेल डिफाइंड हो और वो एक पैटर्न फॉलो करे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि रियल नंबर का सेट लिखो, तो अब देखो मैं लिखना शुरू करता हूँ रियल नंबर का सेट। अब क्या है, इसमें सब बच्चे अलग अलग लिखेंगे। अगर मैं रियल नंबर का सेट लिखना शुरू करूँगा तो मैं रियल नंबर का सेट इस तरीके से लिखूँगा। मान लो मैंने लिखा पहले 1, फिर 2, फिर 2.3, फिर 3.4, कुछ भी हो सकते रियल नंबर। लेकिन एक बच्चा है, उसने बोला कि सर आपने 2 और 0.3 और 3.4 के बीच में इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स हो सकते हैं, वो क्यों नहीं लिखे आपने? तो अगर जो मैंने यही नंबर लिख के छोड़ दिए तो सेट के अंदर केवल यही एलिमेंट काउंट होंगे। तो इसलिए इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए कभी भी रियल नंबर के जो सेट होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। तो अगर जो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊँ आपके सामने, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसके एलिमेंट को? बताओ सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। खत्म, बस ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए नोट दिया गया आपको कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। अभी समझ में आता है ना आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट पे आते हैं तो अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की। किसकी? इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि एक होता है इक्विवेलेंट सेट और एक होता है इक्वल सेट। तो दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम बात सेट की, किसकी? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट्स की बात बाद में करेंगे। देखो इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है वो एक कंपेयर के उसमें आता है, करते हैं हम इक्वल में भी कंपेयर है। और इक्वल का मतलब आप जानते हैं जब दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में हर एक टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले समझते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो डेफिनेशन से आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। मैंने बोला कि दो सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम हो। अभी मैंने आपको कार्डिनल नंबर पढ़ाया था, देखो दोबारा रिवाइज कराता हूँ। कार्डिनल नंबर मैंने क्या बताया था? किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। सिर्फ कार्डिनल नंबर देखना होता है हमको, हमें एलिमेंट से नहीं लेना क्या क्या है, हमें सिर्फ कार्डिनल नंबर देखना होता है। देखो एग्जांपल देखते हैं हम। ए सेट में 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए कार्डिनल नंबर कितना है इसका? 5। बी ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5। तो मैंने बताया अगर जो दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हो जाएं, दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हो जाएं, तो उन सेट्स को हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट, यानी कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अब आ गया समझ में? दोबारा बताता हूँ मैं आपको। एक सेट दिया गया है ए, दूसरा सेट दिया गया है बी। आपने ए में आपने ए सेट में एलिमेंट काउंट करे, आपके ए सेट में एलिमेंट आए मान लो 6। आपने बी सेट के काउंट करे, उसमें एलिमेंट आए 6। तो आपने देखा दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, तो आप उसको कह सकते हो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, आगे समझ में? अब चाहे एलिमेंट यहाँ पर कोई और हो, एलिमेंट डिफरेंस हो सकते हैं। तो ये मैं आपको इसे समझा रहा हूँ। इक्वल सेट आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इक्वल सेट्स की। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। तो अगर जो दो एलिमेंट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, अगर हम किसी दो सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो हम उनको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं उनको? वेरी गुड, उनको बोल सकते हैं हम इक्वल सेट। और उनको ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी। और अगर जो वो सेम एलिमेंट नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है, तो उनको पढ़ेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी। उनको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब समझाता हूँ मैं आपको। बहुत ईजी मेथड है समझने के लिए और बहुत ही ध्यान से आप इसको समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है। फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 1 4 2। ठीक है, तो देखो a के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4।
क्या बी के अंदर भी सेम एलिमेंट है? हाँ, तो इसलिए ए और बी आपस में इक्वल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 2 2 1 3 3। देखो 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, ये भी दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी सी अलग तरीके से। अब देखो इक्वल सेट को मैं दोबारा समझाऊंगा थोड़ा टाइम लेके। अब क्यों कहा मैंने ऐसा? कल मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था, याद हो तो, जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, उसमें ध्यान से देखना, उसको ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको बताया चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगी। और मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था कि मैं आपको सारी चीज़ें पहले पिछली वाली वीडियो की रिवाइज कराता चलूँगा। मैंने आपको कल एक नोट बताया था, मैंने कहा था कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट का हम रिपीटिशन नहीं करते। अगर जो एलिमेंट रिपीट होके भी लिखे हैं तो उस सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको एक ही एलिमेंट मानते हैं। ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हो, उससे कोई सेट पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर जो आप पहला एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये लिखा है ना, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, और बी लिखा है 3 1 4 2। बस हमने क्या करा, ऑर्डर ही तो चेंज करा है यहाँ पे। सेकंड सेट में हमने ऑर्डर ही तो चेंज करा है। तो अब आपको क्या समझ में आया? तो वो कल वाली चीज़ बिल्कुल कनेक्ट हो रही है ना। क्या समझ में आया? कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ए इज इक्वल टू 1 2 3, लेकिन बी में उसने कुछ नहीं करा, एलिमेंट को रिपीट कर दिया। और मैंने बताया रिपीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने आपको बताया वैसे रिपीट करके नहीं लिखेंगे तो आप तब भी इसमें 2 1 और 3 लिखेंगे, तो तब भी ये सेट इक्वल है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अब मैं इक्वल सेट की डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। देखो ये तो एनसीईआरटी के बुक में लिखी है डेफिनेशन, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, बिल्कुल सेम लिखे हों, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको दो सेट को ढूंढना है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ए के एलिमेंट देखना है बी में है या नहीं है, और फिर बी के एलिमेंट देखना है ए में है या नहीं है। अगर जो ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल जाएं और बी के सारे एलिमेंट आपको ए में मिल जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल सेट है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता तो हम कहेंगे वो इक्वल नहीं है। इतना समझ में आ रहा है आपको? दोबारा सुन लो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लाई इन सेट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में आपको मिल जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो सेट दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेके बताता हूँ एक बार। यहाँ लिखा है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और यहाँ लिखा है बी इज इक्वल टू 3 2 1। ए के एलिमेंट सारे इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। ए के देखो 1 है बी में, हाँ है, 2 है, 3 है, हाँ है। फिर बी के चेक करेंगे, 3 है 1 ए में, हाँ है, 2 है, हाँ है, 1 है, हाँ है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में। अब देखो चाहे इसमें को रिपीट भी हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये देखना था कि वो एलिमेंट इसमें है या नहीं है। तो इसलिए ये आसान तरीका है किसी भी सेट को देखने का, इक्वल है यानी उसके सारे एलिमेंट आप इसमें देख लो और उसके सारे एलिमेंट आप इसमें देख लो। ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर नोट लिखा है, पहले मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। इसके लिए हम एक कलर ले लेते हैं अलग। ठीक है, इस एलिमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। नोट लिखा है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और आपको काम आने वाला है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके बिल्कुल काम आने वाला है। तो सबसे पहले बात किसने कहा कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। देखो अब चीज़ें कनेक्ट करेंगे हम। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। देखो मैंने आपको बताया था दोनों में डिफरेंस आपको करना जरूरी है। इक्विवेलेंट जब भी आप सेट देखेंगे सिर्फ आपको इतना देखना होता है कि उसके अंदर कार्डिनल नंबर सेम है या नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है या नहीं है। बाकी एलिमेंट क्या है हमें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इसमें एक ए सेट है इंसानों का, उसके अंदर 10 इंसान है, और बी सेट है जानवरों का, गधे घोड़े भैंस, उसके अंदर 10 हैं, लेकिन है तो 10-10, तो वो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ए इज इक्वल टू 1 2 3, एन ए कितना है इसके अंदर 3, बी इज इक्वल टू 3 1, एन बी कितना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कार्डिनल नंबर लिखने का ही तरीका 3। तो देखो ये दोनों सेम है ना। और मैंने बताया था अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर इक्वल हो जाते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और मैंने अभी आपको बताया था पहला एग्जाम्पल इक्वल भी था। तो कहने का मतलब है जो सेट इक्वल है, जो सेट इक्वल है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा।
कैसे होगा? इक्विवेलेंट। याद रखना, इक्वल सेट इक्वल भी होगा और इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है इस वाले के अंदर? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 3, 4, 5, 6 है ना, यानी कि 3 हो गए। 3, 3 दोनों में 3 3 एलिमेंट है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। यह है इक्वल? बताओ, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। क्या ए बी में है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। 4 ए में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इनके एलिमेंट एक दूसरे में नहीं मिल रहे, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वलेंट है। तो अब आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा कि जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट जरूर होगा। जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट जरूर होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो जरूरी नहीं हर बार इक्वल हो। ठीक है, अब बात करते हैं। अब आप जैसे ही बच्चों के दिमाग में एकदम आ रहा होगा कि ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये वाला, इसमें तो ये सेट इक्वल है, इसको इक्वलेंट कैसे बोलेंगे? तो भाई ये इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं इस पर सेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आप सोचने लगो कि ये भाई इक्वलेंट कैसे है नहीं, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना ये ज़रूर कि ये इक्वलेंट कैसे है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला सेट जो है ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला ये इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। यानी कि अब आप याद रखना, जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट है उसको आपको देखना पड़ेगा एक बार कि वो इक्वल है या नहीं है। जरूर नहीं वो हर बार इक्वल है। इतना समझ में आता है? ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब मैंने आपको जो इक्वल सेट है वो बहुत ही टाइम लेके पढ़ाया, जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, बिल्कुल ध्यान से समझना कि जो भी सेशन अभी तक हमने पढ़ा है ये हमारा थ्योरी का सेशन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 के लिए। अब हम जो अगला पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको चीज़ें समझाता चलूँगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। बस आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल देते चलना है, नाम बताते चलना है कि ये नल सेट है या नहीं है, बस मैं टिक करता चलूँगा। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये नल सेट है, जो है मैं उस पर राइट लगा दूंगा, जो नहीं है उस पर क्रॉस लगा दूंगा। ये नल सेट है। बताओ क्यों? क्या कोई भी ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7। क्या ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो इसलिए ये कैसा सेट है? नल सेट है। नल को ही हम क्या बोलते हैं? वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो भाई इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इवन प्राइम नंबर, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने बताया एक इवन नंबर है हमारे पास जो प्राइम है केवल 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। याद हो तो मैंने पढ़ाया था। तो ये वाला सेट क्या है? ये सिंगलटन सेट है, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये नल सेट नहीं है। तो सेकंड वाला आपके पास नल सेट नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये नल सेट है। बताना मुझे एक नंबर कोई जो भी इसने कहा जो नंबर 5 से तो छोटा हो, 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। है कोई ऐसा नंबर? कोई है ही ना ऐसा नंबर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नल सेट है। सेकंड, वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। हाँ, 2 पैरेलल लाइन है, क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? कॉमन का मतलब कभी भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटती हैं? अरे कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना होता है हमको। तो क्या कभी भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटती है? नहीं। तो इसलिए ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर फाइनाइट है। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 गिन सकते हैं आप। अगले वाला बताओ, इनफाइनाइट है, डॉट डॉट लग रहा है। थर्ड वाला अभी मत कहना डॉट डॉट लग रहा है, लेकिन है तो 100 तक, तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये इनफाइनाइट है। 100 से ग्रेटर चलते जाएंगे ना, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यहाँ लिमिट है कि प्राइम नंबर 99 से कम, तो ये भी क्या है आपके पास? फाइनाइट सेट है। तो देखो मैं बताता हूँ, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट और ये फाइनाइट, बाकी क्या है? इनफाइनाइट। समझ में आता है ना इतना आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो समझ में आया आपको? एक बार दोबारा समझाता हूँ। एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट हम गिन सकें, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट नहीं गिन पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। फिर से, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब आप मुझे बताओ, इसने कहा द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कितनी भी आ सकती है, आ सकती है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट है। एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर जितनी खींच लो, नीचे कितनी खींच लो, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये इनफाइनाइट सेट है पहला। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप गिन सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी 26 लेटर होते हैं। तो ये फाइनाइट सेट है। सेकंड वाला क्या है, फाइनाइट। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि 5 के हम इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ये वाला इनफाइनाइट है। क्यों, देखो समझाता हूँ मैं आपको। 5 10, 5 का टेबल लिखना शुरू करेंगे, 15 20 25, ठीक है, 5 6 30, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक लिखेंगे आप 5 के मल्टीपल भी, इसने दिया नहीं, किससे कम लिखने दिया नहीं ना, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट चलते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद एक फिफ्थ क्वेश्चन है और फिर लास्ट क्वेश्चन है 6। तो पहले हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है, तो आप बिल्कुल ध्यान से बताना मुझे। पहला, ए बी सी डी, मैंने तरीका बताया आपको, देखना ए बी में है, हाँ है, बी बी है, सी बी है, डी बी, और ए के सारे एलिमेंट किस में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है। तो ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट, 4 8 12 16, 4 8 इसमें 12 नहीं है देखो, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट, 2 4 6 8 10, ठीक है, देखो ए क्या है, इस वाले को करते हैं हम, थर्ड वाले को करते हैं। ए इजिकल्स टू क्या है, 2 4 6 8 10। अब मैं इस वाले को लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, बी इजिकल्स टू, बताओ जल्दी से मुझे रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेस देन, इसका मतलब है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो क्या आएंगे 2 4 6 8 और 10, यही आएंगे। तो देखो ये दोनों सेम है, इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो इसको भी लिख सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू बी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब हम अगले वाला करते हैं। नेक्स्ट कलर से करते हैं इसको, ठीक है, इससे करते हैं। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी इज इक्वल टू 10 15 5। देखो एक्स के मल्टीपल लिख लो, 10 के क्या होंगे बताइए। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, बताओ मुझे जल्दी से, ये क्या हो सकते हैं इसके मल्टीपल। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, लिखें 10 के मल्टीपल, तो कैसे लिखोगे आप इसे रोस्टर फॉर्म में, 10 20 30 40 डॉट 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 डॉट। लेकिन ये और ये दोनों बताना जरा, इसमें 15 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा ए में, तो इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको ये चेक करना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा अनइक्वल है, तो आपको देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया, फर्स्ट वाले इक्वल सेट्स थे और थर्ड वाले इक्वल सेट्स थे और बाकी थे अनइक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। उसमें आपको रीजन भी देना है आपको। तो पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू 2 3, बी इज इक्वल्स टू एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। ए तो 2 3 है ही आपके पास, ए तो 2 3 है आपके पास, लेकिन आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इसको, यानी कि इसने कहा एक्स इज अ सॉल्यूशन, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके फैक्टर करते हैं, कैसे करते हैं, आते होंगे आपको करने इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर करने के लिए करेंगे वही एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, 6 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढते हैं जिसको प्लस करने पे 5 आए, तो क्या हो सकते हैं, 2x और 3x, 2 3 जा 6 और प्लस में यहाँ
6 लिखेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x+2। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो फिर x+2। और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x+2, तो यहाँ हो जाएगा x+3। अगर हमें इसको इनके सॉल्यूशन ढूंढना है तो इनको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप x = -2 आएगा और एक सॉल्यूशन आएगा 3। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ 2 3 है और यहाँ -2 3 है, यानी कि जो b बना वो ये बना आपका सेट, b जो सेट बना आपका ये बना, ये 2 3 है और ये -2 3 है। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसका रीज़न, बिकॉज every element of A does not lie in B and every element of B does not lie in A, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, X इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो आप फॉलो के लेटर लिखना जरा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। A = क्या लिखा जाएगा बताओ मुझे, मैंने समझाया था आपको, याद हो तो, कि A को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था A को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, बताओ। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, याद हो तो, कि जैसे इसका वर्ड का लेटर ये रोस्टर फॉर्म में, सॉरी ये साइड होल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो F आएगा, इसमें O आएगा, L आएगा और W आएगा, लेटर रिपीट नहीं करना। तो ये भी यही लिखा है और इसमें भी ये आएगा, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज एलिमेंट ऑफ A एंड B आर एग्जैक्टली सेम, तो इसलिए ये जो सेट हुआ सेकंड वाला, ये क्या हुआ आपका, इक्वल सेट हुआ। अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की, 6th। आई होप आपको लेसन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ना वीडियो इसलिए बड़ी हो जाती है कि क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। अगर क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ जिससे कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अप्रोच लगानी है। आप जैसे A है सेट, अब यहाँ पे ना A के इक्वल B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है, G भी हो सकता है, H भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबको देखना है। तो पहले A में देख लो कौन से एलिमेंट है, 2 4 8 12, 2 4 8 12। तो A किसके इक्वल है, देखो 2 4 8 12 किस में है, B में नहीं है, C में है नहीं है, D में भी नहीं है, E में भी नहीं है, तो A किसी के भी इक्वल नहीं है। A किसी के इक्वल है क्या, नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम B की, 1 2 3 4। तो देखो B और D सेम एलिमेंट है, तो B किसके इक्वल हो जाएगा, D के। क्या और किसी के इक्वल है ये, नहीं है, वेरी गुड। C 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी में नहीं है, तो C भी किसी के इक्वल नहीं, D B के इक्वल है ही। E देखो -1 और 1, और G में देखो -1 और 1, तो E G के इक्वल है, तो E = G। F 0 और A है किसी में नहीं है, तो ये है आपके पास पूरा, बाकी और किसी इक्वल नहीं। B D के इक्वल है इसके अंदर, E G के इक्वल है, और कोई सेट है ही नहीं आपका जो आपस में इक्वल हो जाए। तो अब समझ में आया आपको इक्वल देखना। तो ये सेशन हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ये मेहनत में बनता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगर जो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो बड़ा होने का कारण सिर्फ यही है कि हम आपको क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व कराने पड़ते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के बाद कमेंट आए थे ये लोगों के व्हाट्सएप पे कि सर कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया कीजिए। तो मैं एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जो भी RS अग्रवाल, RD शर्मा, या कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको एक अलग वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।